दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं ऐसे हस्ती के पास बैठा हूँ कि आप ईर्ष्या कर सकते हैं मुझसे। आप इनका नाम ही एक बार सही सही उच्चारित कर देंगे तो मैं आपको शर्त लगा लूँगा। इनके सारे मित्र लोग इनसे घबराते हैं और इनका नाम पूरा बोलते भी नहीं, लिखते भी नहीं है, केवल इनकी शॉर्ट फॉर्म वी से करते हैं। आज मैं बैठा हूँ रतलाम महाविद्यालय में सांख्यिकी विभाग, स्टैटिस्टिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वास्तोषपति शास्त्री। लोगों को इतना अच्छा नाम बोलने में पता नहीं क्यों हिंदी का इतना सुंदर नाम है, बोलने में असुविधा होती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस नाम को लोग मानसिक रूप से ज़्यादा कठिन मानते हैं, इसलिए मैं बार बार इनका पूरा नाम बोलूँगा, शास्त्री जी नहीं बोलूँगा मैं, ताकि लोग भरोसा कर सके कि वास्तुस्पति बोला जा सकता है। वास्तव में वास्तुस्पति अमरकोश ग्रंथ से लिया गया है। जी जी। उसमें इंद्र के पर्यायवाची हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें श्लोक है, इंद्रो मरुत्वान मघवा विडौजा पाकशासना वास्तुस्पति सुरपति बलाराति शचीपति। हाँ इतने नाम है इंद्र के। हाँ, लेकिन आपका नाम बोलने में ना, आपके मित्रों से मेरी मुलाकात जिनसे हुई, जी सबको आपका नाम बोलने में बहुत असुविधा हुई। और वो आपको सब वी शास्त्री के नाम से उन्होंने अपने अपने मोबाइल में आपका नंबर सेव कर रखा है। जी जी जी। पूरा नाम किसी ने सेव नहीं कर रखा है। तो मैं केवल ये जताना चाहता हूँ कि हिंदी इतनी क्लिष्ट भाषा नहीं है कि आप उसके शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकें। वास्तुस्पति बहुत आसान उच्चारण है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बहरहाल वास्तुस्पति जी के पास बैठा हूँ और एक खास मकसद से बैठा हूँ। और मित्रों, आप जो मेरे श्रोता हैं उन सबके लिए बैठा हूँ मैं अपने लिए नहीं बैठा हूँ। आपके मैं मुद्दे की बात पे आऊँ उससे पहले बता दूँ कि आप भारत के उत्कृष्ट श्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 साल तक पढ़ा चुके हैं। और एक अद्भुत काम इनके माध्यम से हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के सामने इन्होंने 45 मिनट का जो प्रेजेंटेशन दिया था, उससे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 5 वर्षों से चलित प्रकरण एक झटके में निपट गए थे। आप 6 किताबें इनसे आपने लिखी है, मेरे ख्याल 6 लिखी हैं ना। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शोध पत्रिकाएं होती है, इसमें आपके 25 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। और मजे की बात यह है कि ये कहने को सांख्यिकी के हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन जब ये बात शुरू करते तो सांख्यिकी बीच में कम वक्त कहीं आती ही नहीं है। और ये दूसरे ऐसे वैसे विषयों पे साधिकार बात करते, ऐसा लगता है जैसे सांख्यिकी तो उनके लिए एक अतिरिक्त विषय जिसपे पढ़ाने का काम भी करते हैं। ये सांख्यिकी तो सर ऐसा है कि रात में 12 बजे जगा के मुझसे कोई पूछ ले तो मैं उसी समय उत्तर दे दूंगा। जी जी। बहरहाल मतलब है ना कि इनका सांख्यिकी के अलावा कई सारे विषयों में आपका बड़ा प्रभावी हस्तक्षेप है, बड़ा अधिकार है। और जो मुझे खास बात मालूम पड़ी जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, वो है कि आपको स्टॉक मार्केट की काफ़ी अच्छी जानकारी है। हाँ, ये सांख्यिकी वाले पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो इनसे मैं अपनी अगली बात शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया करके मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खुद भी कीजिएगा और मित्रों से करवाइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा कि आज का विषय आपको कैसा लगा। वास्तुस्पति जी, मेरे तमाम श्रोताओं दर्शकों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। आपने बहुत ही व्यस्त समय में से अपना वक्त निकाला जी। और ये खाली सचमुच में तकल्लुफ में नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपकी व्यस्तता जानता हूँ मैं। जी जी जी। मुझे बताया कि स्टॉक मार्केट को लेकर मैं और मुझ जैसे कई लोग आतंकित रहते हैं। जी जी जी। बड़े बड़े अखबारों में बड़ी प्रमुखता से खबरें छपती है। जी। तो स्टॉक मार्केट का और हमारे भारतीय आर्थिक प्रगति या विकास का कोई रिश्ता है क्या? प्रकृति का तो सच में कोई रिश्ता नहीं है। अर्थव्यवस्था में जरूर इसका कुछ अंश देखा जा सकता है। उससे ये जरूर मालूम पड़ता है कि कोई कंपनी कितनी बढ़ रही है, उसके प्रति लोगों का मन कैसा है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक मार्केट में कंपनियों का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, फिर भी कंपनी में शेयर चढ़े चले जाते हैं और इसी में लोग निवेशकों के पैसे डूबते हैं। मैं जैसा आपने कहा सांख्यिकी विषय और दूसरे विषय में दखल, वास्तव में सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी डेटा का विज्ञान है, आंकड़ों का विज्ञान है, और जहां भी आंकड़े लगेंगे वहां सांख्यिकी रहेगी। आज का समय डेटा साइंस का जमाना आ गया है जहाँ की, तो इसी प्रकार जैसा आपका प्रश्न है कि आंकड़े, शेयर बाजार में आंकड़े प्रति सेकंड बदलते हैं। हाँ,
वो देखते मैंने स्क्रॉल के बराबर आगे जी। चलते रहते हैं, पर्दे पे चलते हैं। इसके अलावा क्या है कि शेयर मार्केट में आप अगर साल भर का किसी का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साल भर में 2-3 मौके ऐसे होते हैं जहां पर कि शेयर नीचे रहता है और साल में 2-3 बार ऐसा होता है कि ऊपर रहता है। तो यदि नामी ग्रामी कंपनियों के भी शेयर अगर हम देखें, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम रिलायंस की बात करें, उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की बात करें, तो ये भी क्या है कि साल में 2-3 बार नीचे रहते हैं, 2-3 बार ऊपर रहते हैं, लेकिन इसका देश की प्रगति से कोई बहुत लेना देना नहीं है। आपने मेरे आने वाले कई सवालों की पृष्ठभूमि बना दी आपने। जी मैं निजी तौर पर जी इस स्टॉक मार्केट को सरकारी अनुमति से चलने वाला सट्टा बाजार मानता हूँ। सट्टा बाजार है, शुक्रिया। है और आपने जो कुछ कहा ये सब उन लोगों पे लागू होता है जो सट्टा बाजार में धंधा करते हैं, पैसा लगाते हैं जी मुनाफे के लिए या वगैरह। तो देश में कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो इसमें सीधे सीधे इसमें जुड़ते होंगे? जी। अब मैं आपके प्रश्न का 3 तरह से उत्तर दूंगा। जैसा आपने कहा सट्टा बाजार, तो शेयर की ट्रेडिंग सट्टा नहीं है। शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है जी हाँ। वो सट्टा नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज वो है जिसमें लोगों के घर बिक जाते हैं, वो है एफएनडो। एफएनडो, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में यदि कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या ज्यादा ज्ञान रखने वाला भी व्यक्ति है, वो इतना ज्यादा फंस जाता है कि उसके घर बिक जाते हैं। लेकिन यदि शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट का मतलब होता है आपने 3 महीने की अवधि के लिए रखा है, 6 महीने के लिए अवधि के लिए रखा है, लेकिन आपने ए ग्रुप के शेयर को लिया है। शेयर बाजार में हजारों शेयर हैं। जी हाँ। और लोग क्या करते हैं कि कम समय में ज्यादा मुनाफा पाने के लिए जो लोग सोचते हैं वो निश्चित रूप से उसमें नुकसान उठाते हैं, निश्चित रूप से नुकसान उठाते हैं। जी। इसीलिए जो सेबी जो नियंत्रक संस्था है उसने ग्रुपों शेयरों के ग्रुप बनाए हैं। ए ग्रुप का मतलब है कि कंपनी पिछले 5 वर्षों से लगातार लाभ में जा रही है, नुकसान में नहीं जा रही है, उसके जो लेखा जोखा है वो बिल्कुल बढ़िया है। जी। ये ए ग्रुप के शेयर हैं। और सेबी इसमें मैंने 2-3 जगह देखा भी है कि कार्यशालाएं भी आयोजित करवाती हैं। वो कुछ प्रोफेसरों को बोलती है कि भाई आप यहाँ पे कार्यशाला करें, तो वो कार्यशाला, रिटायर्ड प्रोफेसर को, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो लोग कार्यशाला करते हैं, लोगों में जन जागृति फैलाते हैं कि आप इसको सट्टा न समझें, आप इन्वेस्ट करें। लेकिन उसके पश्चात भी, इतना एजुकेशन के बाद भी लोग क्या करते हैं कि कम समय में पेनी स्टॉक, इसको पेनी स्टॉक कहते हैं। पेनी जी। स्टॉक का मतलब है कि वो 5 रुपए का शेयर है और आपको 1 महीने में 15 रुपए कर देगा, यानी 3 गुना पा जाएगा। इस लालच में कभी न रहे। लेकिन मेरा जो दूसरा प्रश्न, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया, एक एफएनडो हुआ, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा म्यूचुअल फंड। आप लोगों में से कई लोग म्यूचुअल फंड में जुड़े हुए होंगे। मैं भी हूँ। अच्छा, हाँ। सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के जिनका एनपीएस कटौता होता है, उनका पैसा भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यदि 2%, 3% जनसंख्या अगर सरकारी कर्मचारियों के है तो उनका पैसा भी तो शेयर बाजार में जा रहा है। इसके अलावा कई व्यवसायी हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी दूसरे माध्यम से शेयर बाजार में पैसा जा रहा है। तो शेयर बाजार में जो सर ने आपने एक सवाल किया हाँ। था, इसका देश की तरक्की से, अगर मैं कहता हूं कि शेयर, रिलायंस का शेयर साल में 3 बार नीचे और 3 बार ऊपर जाता है, तो इससे शेयर देश की प्रगति का तो कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि शेयर माने देश की प्रगति 3 बार साल में कम हुई और 3 बार साल में बढ़ी, ये तो है नहीं ऐसा। लेकिन फिर बात हुई कि देश के कितने लोग इसमें निवेशक के रूप में जुड़े होंगे, अनुमान? अगर हम एफएनडो की बात करें तो वो पॉइंट में प्रतिशत है, बहुत कम लोग उसमें जुड़े हुए हैं जी। लेकिन अगर हम कहें कि शेयर में जो सीधे रूप से शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, वो लगभग 1-1.5% है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें और एनपीएस के वालों की बात करें तो 12-15% का पूरे देश के
आपकी बात का मतलब मैं निकालूं कि सीधे निवेशक लगभग 1% हैं जी 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 जी। और परोक्ष निवेशक लगभग 10-12% हैं, मुझ जैसे लोग। जी जी हाँ, जी तो जी मैंने जी। भी इस पर लगा रखा है। लगभग हमें लगता है कि अगर रतलाम की बात करें तो रतलाम की आधी जनसंख्या रतलाम क्या की। बात कर रहे हैं? मतलब 3 लाख की आबादी है हमारी, शहर की बात कर रहा हूँ रतलाम शहर की। जी, मैं 10% की बात इसलिए किया कि ग्रामीण लोग नहीं करते हैं। नहीं, रतलाम शहर 3 लाख की आबादी शहर है। की है, 3 लाख की अगर आबादी है तो ऑलमोस्ट 1 लाख लोग जो है 1/3 प्रत्यक्ष लगभग। या परोक्ष रूप से उससे जुड़े हुए हैं। अब मुझे वो बात बताइए जिसके लिए मैं आज आपके पास आया हूँ। जी 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 जैसे कोई बजट आता है जी या कोई बड़ी राजनीतिक घोषणा होती है, जी जी तो अगले दिन एक अखबार में खबर आती है, न शाम को टीवी पे समाचार चलता है कि जी। शेयर बाजार औंधे मुंह धड़ाम गिरा, हाँ निवेशकों के इतने लाख करोड़ डूबे। हाँ तो यदि ये कैसे डूब गए? सर, ये क्या है कि हेडलाइन बनाना, न्यूज़पेपर क्या है, मसालेदार शीर्षक है, हेडलाइन से चटपटे शीर्षक है ये। हेडलाइन से बिकते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ कि ये क्यों नहीं बताते हैं कि अगर किसी दिन शेयर बाजार 2% बढ़ा तो निवेशकों के धन दौलत इतने बढ़ गए। ये कभी आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। लेकिन औंधे मुंह गिरा धड़ाम, ये अक्सर आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। नहीं तो लेकिन जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद शेयर बाजार ने 30, 35, 40% नहीं, 30% तो इस वर्ष बढ़ गया। केवल 2024 में शेयर बाजार 30% बढ़ गया। तो ये तो कभी नहीं लिखा। लेकिन हाँ, एक दिन यदि गिर गया वो 2%, तो लिखेंगे कि लाखों करोड़ रुपए चले गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी भी न्यूज चैनल में या किसी भी आर्टिकल में किसी ने ये लिखा क्या कि देश में 1 जनवरी से लेके आज की तारीख, सितंबर चल रहा है, कितने लाख करोड़ रुपए बढ़े लोगों के, ये लिखा? तो आपकी वो न्यूज गिरा धड़ाम से और इतने लाख करोड़ रुपए गए, तो मैं कहूंगा कि कोई आदमी ये एनालिसिस करे कि 1 जनवरी से लेके आज तक कितने हजार लाख करोड़ रुपए बढ़े। तो आपकी बात का पहला मतलब मैं निकल रहा हूँ कि ऐसी खबरें जी। केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाए गए चटपटे शीर्षक हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। सर, एक्चुअली क्या है कि जो इंडेक्स है, निफ्टी या सेंसेक्स, इनको हम कहते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या होता है? ये हवा के दाब को नापता है। यदि ज्यादा हवा का दाब होगा उससे, या कम होगा, इससे बारिश की संभावना होती है। इसी प्रकार जो सेंसेक्स है वो इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। यानी अगर कोई घटना होने वाली है या संभावित है या हो गई है, उसको देख के वो शेयर बाजार तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बात करूं कि अभी हम लोग की लोकसभा इलेक्शन की रिजल्ट निकला। जैसे ही रिजल्ट निकला, 12 बजे तक शेयर बाजार 2.5% गिर चुका था। क्यों 2.5% गिर चुका था? क्योंकि शेयर बाजार को, भाई उस समय तो शेयर बाजार ने फ्यूचर नहीं देखा था। जी हाँ। शेयर बाजार को लगा हो सकता है कि सरकार बने, सरकार ना बने। जहां भी असमंजस की स्थिति होती है, शेयर बाजार लुढ़क जाता है। अब इसमें लेकिन उसी में मैं ये चीज जोड़ूं आपको कि उस दिन से लेके आज के दिन तक फिर शेयर बाजार 10% बढ़ गया। तो वो एक दिन का जो गिरावट है, उसको लेके तो हेडलाइन बन जाती है। गिरावट नहीं, मैं जो जान, जैसे अब अभी बात हुई कि मैं भी निवेशक हूँ। जी जी जी। तो मैंने तो ना तो कोई सामान खरीदा ना बेचा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने म्यूचुअल फंड में खरीदा और म्यूचुअल फंड को ही बेचेंगे आप, है ना, जो भी है जी। तो इतना गिरा, इतना नुकसान हुआ, तो मुझे तो कोई नुकसान हुआ नहीं। नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो संवेदी सूचकांक है, एक जरा सी बात को लेके गिर जाता है और जरा सी बात को लेके बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि अगर मान लीजिए कि वित्त मंत्री ने कोई अच्छी घोषणा की जिससे कि ऐसा लगता है लोगों की कि कंपनियों के सामान ज्यादा खरीदे जा सकते हैं, जी हाँ। तो उसको लेके बढ़ भी जाता है। आपकी बात का जो निष्कर्ष मैं निकाल पा रहा हूँ अपनी सोच समझ मुताबिक, कि जो भी ऐसी घटबढ़ होती है, हलचल, जो भी हलचल होती है, धड़ाम से गिरना, जी जी जी, या रॉकेट की तरह एकदम तेजी से ऊपर जाना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। कि मुझे लगता है कि आभासी एक स्थिति है ये। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जैसे अगर मैं कहूं कि जब रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया था, जी हाँ। तो आक्रमण, यदि कोई आदमी हिस्ट्री को
खंगाले तो ये जानेगा कि पुतिन ने कहा था कि मैं यूक्रेन पे आक्रमण करूंगा, लेकिन उसने आक्रमण 5 दिन बाद किया, क्योंकि वो चाइना से जिनपिंग से उसके कुछ जी हाँ, जी हाँ। इश्यूज थे, जी हाँ, जी हाँ। इशू को लेके फिर उसने 5 दिन के बाद युद्ध किया। तो जिस दिन युद्ध की घोषणा उसने की, बाजार थोड़ा गिरा, क्योंकि युद्ध नहीं किया था। जी, जी, जी। लेकिन जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन बाजार धड़ाम हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी अस्थिरता का माहौल होगा, अस्थिर विश्व होगा, अस्थिर देश होगा, अस्थिर अनियमित छोटी सी चीज, अगर ये देश में ऐसा है कि अगर हम कहें कि यदि किसी बड़े बिजनेस टाइकून है, उसके घर यदि छापा पड़ जाए, जी हाँ। जैसे हीरो होंडा के मुंजाल जी हैं, उनके यहाँ छापा पड़ गया था, तो हीरो होंडा का शेयर 10% नीचे गिर गया। हाँ, लेकिन ये जो भी नुकसान हुआ है वो कागजों में ही हुआ है केवल। कागजों में किसी को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। निवेशक को फर्क नहीं पड़ता। नुकसान मेरे ख्याल से उसी को होगा जिसने डे महंगे ट्रेडिंग भाव में खरीद के ये इससे घबरा के बेच दिए होंगे। डे ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग खतरनाक सर, ये है डे ट्रेडिंग। मैं आपको यही सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि डे ट्रेडिंग ना करें, निवेशक बने। डे ट्रेडिंग जो है हाथ जलाने का काम है, F&O हाथ जलाने का काम है। यदि कोई भी व्यक्ति ए ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट मैं बार बार कह रहा हूं निवेश, और सरकार ने भी किया है कि पहले इस बजट के पहले लॉन्ग टर्म गेन जो था वो 15% था और शॉर्ट टर्म गेन 10% था, यानी 5% का अंतर था। सरकार ने इस बजट में क्या किया, इसको और चौड़ा कर दिया, यानी लॉन्ग टर्म गेन 12.5% कर दिया, सॉरी शॉर्ट टर्म गेन जो है वो 20% कर दिया, और लॉन्ग टर्म गेन 12.5% कर दिया, यानी 7.5% का अंतर कर दिया। यानी सरकार भी चाहती है और सेबी भी चाहती है कि निवेशक लंबी अवधि के रहें। लंबी अवधि का मतलब साल भर के लिए तो कम से कम उसमें बने रहें, तो ही उसमें लाभ हो सकता है। आपकी बातों से 2 निष्कर्ष निकालते हुए मैं बात पूरी कर रहा हूँ। जी जी जी। पहली बात तो यह है कि आप निवेशक बने, व्यापारी नहीं बने। बिल्कुल है, क्योंकि व्यापार में लालच आता है। डे ट्रेडिंग ना करें, F&O ना करें। और दूसरी बात है कि ये जो शेयर बाजार औंधे मुंह धड़ाम गिरा, इसका कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं है। आप वो तभी नुकसान उठाएंगे जब आप व्यापार करेंगे। वो केवल पेपर की हेडलाइन है, मात्र हेडलाइन है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, जी, जी। मुझे लगता है कि आपकी इस बात से वो तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अखबार पढ़ के रातों को जिनकी नींद खराब हो जाती है। नहीं, इसमें नींद खराब करने वाली कोई चीज ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता है सर, आप ज्ञानी को नहीं पड़ता है, निवेशक को फर्क नहीं पड़ता है, निवेशक को नहीं पड़ता। आप बहुत बारीकी पे जा रहे हैं। मैं तो बहुत स्थूल अर्थ में ले रहा हूँ कि जो भी लोग ऐसे समाचार पढ़ के कभी परेशान होते हो, घबराते हो। हाँ, एक बात और मुझे मित्रों ने बताई थी कि ऐसी जब गिरावट आती है तो बेचिए मत, गिरावट हमेशा खरीदने का मौसम होता है, ये कहा जाता है हम लोगों को। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आखिरी चीज जोड़ना चाहूंगा कि ऑलवेज बाय इन फॉर बैड न्यूज। जब भी कोई खराब चीज, खराब समय हो या खराब न्यूज हो, तो आप उस समय खरीदिए और सेल ऑन गुड न्यूज। अच्छी न्यूज आए तो बेच दीजिए। खराब समय में की गई खरीदी अच्छी होती है। हाँ, और अच्छे समय में बिकवाली अच्छी होती है। बहुत धन्यवाद आप वास्तुपति जी, आज बहुत वक्त दिया आपने। और मुझे लगता है कि कुछ लोग इससे शिक्षित हुए होंगे और कुछ लोगों की घबराहट भी कम हुई होगी, यकीनन कम होगी। आप भले ही नहीं माने, लेकिन मैं जिस समुदाय में उठता बैठता हूँ सब मुझ जैसे लोग हैं, और जिन लोगों ने पैसा लगा रखा उनकी घबराहट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें शिक्षित भी करेगा और हमें थोड़ी हिम्मत भी बढ़ाएगा। शो मुझसे बात करने के लिए, मेरे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कृपा बनाए रखिएगा, और हो सकता है अगली बार फिर मुलाकात आपसे अवश्य। आप तो मेरे बिल्कुल इतने नजदीक हैं और पूरे रतलाम की जनता के नजदीक हैं। बहुत धन्यवाद। जब भी चाहेंगे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एक बार फिर निवेदन आप सबसे, मेहरबानी करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और टिप्पणी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।